नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शेड्यूल डीके में। और आज हम देखने वाले यहाँ पर आने वाले आपके जो सीटेट रीट अन्य टेट एग्जामों के लिए पर्यावरण अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों प्रश्न यहाँ पर आपके लिए बहुत बेहतरीन प्रश्न लेकर आए हैं और ये प्रश्न आपको आने वाली आपकी टेट एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो आइए बढ़ते हैं इन प्रश्नों की और देखते हैं इन प्रश्नों को। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें तो महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न आपको समझ आना चाहिए कि उच्चावच आखिर क्या होते हैं। तो जो प्रश्न की हम बात करें महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं, तो यहाँ पर पहले विकल्पों को देखते हैं। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी या फिर है यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी। तो देखिए हम उच्चावच की यदि बात करते हैं तो उच्चावच क्या होते हैं, जो धरातल की ऊंचाई और नीचाई से बनने वाला जो प्रतिरूप होता है या आकार होता है उसी को हम उच्चावच कहते हैं। तो यहाँ पर ये अलग अलग जो प्राकृतिक प्रदेश हैं उनमें अलग अलग हो सकता है। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसको 3 प्रकारों में इसको मुख्य रूप से बांटा जाता है, जिसे हम प्रथम श्रेणी उच्चावच, द्वितीय श्रेणी उच्चावच, तृतीय श्रेणी उच्चावच आदि कहते हैं। अब यदि हम देखें तो प्रथम श्रेणी उच्चावच जो होते हैं ये क्या होते हैं, तो देखिए प्रथम श्रेणी उच्चावच जो होते हैं इसके अंदर महाद्वीप और महासागरीय जो बेसिन्स होते हैं उनको शामिल किया जाता है। ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं। तो देखिए अपना प्रश्न जो है वो यहाँ पर कह रहा है कि महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं। तो यहाँ पर यदि हम प्रथम श्रेणी की बात करें तो प्रथम श्रेणी में ही महाद्वीप और महासागरीय बेसिन को शामिल इसमें किया जाता है। अब यहाँ पर यदि द्वितीय श्रेणी का प्रश्न आपसे के सामने रख दिया जाता है तो द्वितीय श्रेणी में फिर कौन से उच्चावच आते हैं, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, झील आदि जो हैं ये आते हैं द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में। और यदि तृतीय श्रेणी के उच्चावच यहाँ पर प्रश्न में रखे जाते हैं तो उनको आपको ध्यान रखना है कि जिसमें जो सरिता यानी कि नदियाँ होती हैं, खाड़ी होते हैं, डेल्टा होते हैं, सागरीय जल होता है, भूमिगत जल होता है, पवन, हिमनद आदि के कारण जो उत्पन्न स्थलाकृतियाँ होती हैं उन्हें हम तृतीय श्रेणी के उच्चावच कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर इसमें होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम श्रेणी के उच्चावच। तो फर्स्ट विकल्प जो होगा वो इसमें हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आता है महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों के विरंजन का कारण क्या है। तो देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे हैं। अम्लीय वर्षा, जल प्रदूषण, ओजोन क्षरण या फिर है ग्लोबल वार्मिंग। तो ये प्रश्न जो है काफ़ी बार टेट एग्जामों में पूछा जाता है, यानी कि प्रवाल भित्ति से अक्सर क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा जा रहा है वो ये पूछ रहा है कि आखिर ये जो प्रवाल भित्तियाँ होती है इनमें विरंजन होने का जो कारण है वो क्या है। तो 4 विकल्प में से कौन सा उत्तर होगा, आप भी अपना कमेंट्स जो है वो ज़रूर कीजिएगा कौन सा उत्तर यहाँ पर सही होगा। तो यदि हम देखें यहाँ पर तो प्रवाल विरंजन का जो मुख्य कारण होता है वो समुद्र के तापमान से उत्पन्न गर्मी का दबाव है। कुल मिलाकर के यहाँ पर जो तापमान है वो चीज़ यहाँ पर मैटर कर रही है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो तापमान तो यहाँ पर उत्तर देने रखा है, पर यहाँ पर यदि हम देखें विकल्प डी को तो जहाँ पर हमें दिख रहा है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग जो होगा तो निश्चित रूप से ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि जो पृथ्वी का तापमान होता है उसमें वृद्धि होना। तो यहाँ पर जो तापमान में वृद्धि है यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो है उसके कारण जो तापमान होता है वो बढ़ता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर प्रवाल भित्ति के विरंजन का जो प्रमुख कारण बनेगा वो यहाँ पर बन जाता है ऑप्शन नंबर डी, ग्लोबल वार्मिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब किया गया था। तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सृजन की बात करें तो 1985, 1980 या फिर 1982 या फिर 1990। तो यहाँ पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का जो सृजन किया था वो किया गया था वर्ष 1985 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसके लिए यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण का भौतिक संगठन निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम पर्यावरण के भौतिक संगठन की बात करें तो देखिए पर्यावरण जो होता है वो हमारा यहाँ पर जैविक अजैविक 2 घटकों से मिलकर के बना होता है और जिन्हें हम जैविक अजैविक भी कह सकते हैं या फिर यहाँ पर भौतिक और जैविक भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमसे प्रश्न ये पूछ रहा है
कि यहाँ पर भौतिक संगठन जो है इनमें से कौन सा नहीं है। तो जो भौतिक नहीं होगा वो यहाँ पर क्या होगा, जैविक होगा। अब जैविक को आप आसानी से यहाँ पर ढूंढ सकते हैं कि जैविक घटक के अंतर्गत यहाँ पर कौन सा विकल्प आ रहा है, वही हमारा उत्तर होगा। तो यदि हम बात करें जल की, वायु की और स्थल की, तो ये तीनों जो है यहाँ से यहाँ तक, ये तीनों ही यहाँ पर भौतिक संगठन में शामिल होते हैं, है ना। और ये अजैविक कारक होते हैं हमारे पर्यावरण के। और यहाँ पर सूक्ष्म जीव जो होता है ये यहाँ पर एक जैविक घटक है, एक जैविक कारक है। तो विकल्प डी जो होगा। इसी में आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भूगोल के आदि स्वरूप में पर्यावरण का अध्ययन केवल सीमित था। तो भूगोल के आदि स्वरूप की यदि हम बात करें तो उसमें पर्यावरण का अध्ययन जो था वो केवल कहाँ तक सीमित था, संसाधनों के समुचित प्रयोग कर, या फिर प्रकृति के वाहन स्वरूप तक, या फिर प्रकृति के आंतरिक स्वरूप तक, या फिर है डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर प्रकृति के वाहन नहीं, बाहर के स्वरूप तक है ना। जिसे हमारा जो सी विकल्प है वो हमसे बता रहा है यहाँ पर कि आंतरिक स्वरूप तक, और ये यहाँ पर बाह्य स्वरूप तक। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर भूगोल के आदि स्वरूप में पर्यावरण का जो अध्ययन था वो केवल सीमित था प्रकृति के आंतरिक स्वरूप तक। विकल्प सी होगा यहाँ पर इसके लिए उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देखें पर्वत, मैदान, पहाड़ या पठार। तो यहाँ पर सभ्यता के पालने की यदि हम बात करें तो यहाँ पर सभ्यता का पालना जो है वो कहा जाता था ऑप्शन बी, मैदान को। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है। तो ये प्रश्न बिल्कुल उसी प्रश्न की ओर है जिस प्रकार से हमने सबसे पहला प्रश्न जो था वो देखा था, जिसमें प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी आदि उसमें बताए गए थे। तो यहाँ पर विकल्प बी जो होगा, द्वितीय श्रेणी मैदान की जो गणना होगी वो यहाँ की जाएगी ऑप्शन नंबर बी, जिसमें है द्वितीय श्रेणी के रूप में। तो द्वितीय श्रेणी के अंदर हमने देखा था कि पर्वत भी आते हैं, पठार भी आते हैं, मैदान भी आते हैं और झील भी आते हैं। ये भी द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं। तो ऑप्शन बी होगा इसमें सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला हमारा। यहाँ पर है डाइक क्या है। तो डाइक से संबंधित प्रश्न है। और डाइक क्या होते हैं तो विकल्पों को देखें और फिर हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृतियाँ, और बी है ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृतियाँ, और सी है यहाँ पर तटीय स्थलाकृति, और डी है हिम निर्मित स्थलाकृति। तो ये हिम्मत है तो ये हिम है, यहाँ पर हिम निर्मित स्थलाकृति। तो देखिए यदि हम बात करें डाइक की, तो डाइक क्या होता है। तो जो मैग्मा होता है, यानी कि जब ज्वालामुखी जो होता है उससे जो लावा निकलता है जिसे हम मैग्मा भी कहते हैं, और यही मैग्मा जो होता है जो पृथ्वी की अंदर की दरारें होती हैं या दरारों के अंदर जब भर जाता है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी की सतह है और ये कुछ दरारें हैं, इन दरारों में ये जब भर जाता है तो उसी को हम कहते हैं यहाँ पर डाइक, है ना। तो जो मैग्मा होता है वो पृथ्वी की लंबवत दरारों में जम जाता है और जिसे हम कहते हैं डाइक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, अब मैग्मा जो होता है, यदि आपको थोड़ा सा इसमें भी यदि कन्फ्यूज़न हो कि मैग्मा क्या चीज़ होती है, तो मैग्मा जो होता है ये चट्टानों का एक पिघला हुआ रूप होता है जिसे हम मैग्मा कहते हैं, है ना। तो यही जो विकल्प होगा यहाँ पर इसके लिए वो हमारा इसमें बन जाता है ऑप्शन नंबर बी, ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृतियाँ। तो जो मैग्मा होगा ये लंबवत दरारों में जमने से जो स्थलाकृतियाँ बनेंगी उन्हें हम कहेंगे ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आता है लोयस का पठार है। तो लोयस का पठार यहाँ पर हिमानीकृत, जलकृत, पवनकृत या फिर है नदीकृत। तो यहाँ के पठार की बात करें तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है पवनकृत। अब देखिए पवनकृत का मतलब यहाँ पर, या लोयस के पठार की हम बात करें तो लोयस जो है ये क्या होता है, मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर हवा के माध्यम से उड़ाकर लाए गए जो धूल मिट्टी आदि के महीन कण का एक वृहद जमाव हो जाता है और उसी को हम कहते हैं। और ये कण जो होते हैं ये इतने छोटे छोटे होते हैं, इतने महीन होते हैं कि हवा इनको दूर दूर तक उड़ाकर ले जाती है।
तो यहाँ पर ये हवा के माध्यम से लाए जाते हैं, है ना। और इसी प्रकार से ये पठार जो है ये उदाहरण है पवनकृत का, यानी कि हवा के माध्यम से बना हुआ। तो यहाँ पर जो होगा ये सी विकल्प इसमें हमारा उत्तर होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आता है यहाँ पर पैडीप्लेन क्या है। तो पैडीप्लेन यहाँ पर जहाज है, पवन है, नदी है या फिर मैदान है। तो देखिए यदि हम बात करें यहाँ पर तो पैडीप्लेन यहाँ पर जो होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, मैदान। तो पैडीप्लेन का मतलब होता है एक व्यापक मैदान, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसके लिए सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर है विश्व ओजोन दिवस, पृथ्वी दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस या फिर विश्व मृदा दिवस। तो यदि हम बात करें यहाँ पर 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले दिवस की तो वो हमारा होगा पृथ्वी दिवस, ऑप्शन बी होगा इसमें यहाँ पर सही उत्तर। आगे देखिए, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरवलों को क्या कहा जाता है जो मार्ग में बन जाते हैं। तो इन्हें यहाँ पर हम क्या कहेंगे, तो इन्हें हम शिखर कहेंगे, दर्रा कहेंगे, पठार कहेंगे या फिर टिब्बा कहेंगे। तो देखिए जो दो पहाड़ होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये एक पहाड़ है और इसी प्रकार से यहाँ पर एक दूसरा पहाड़ है, तो इनके बीच में प्राकृतिक रूप से जो अंतर आ जाता है, इनके बीच में जो गैप होता है वो गैप क्या कहलाता है। तो देखिए ये गैप जो होता है ये एक रास्ते के रूप में भी हम मान सकते हैं या इनके बीच का एक अंतराल भी मान सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं दर्रा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा, दर्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है। अब क्यों होता है, क्योंकि यह एक बहुत सस्ता संसाधन है या आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, या फिर सी है इसमें समुदाय और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, और डी है यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो देखिए समुदाय की बात करें तो समुदाय का मतलब है हमारा जो पर्यावरण या आसपास के हमारे जो समाज है, जो एक समुदाय का रूप है, और वहाँ पर सीखने सिखाने का एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि ये हमें वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो बिल्कुल यहाँ पर समुदाय जो होता है ये वास्तविक स्थितियों में सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है, और डी विकल्प इसके लिए सही होगा। आगे देखिए, शिक्षार्थियों को आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन के शिक्षिका को निम्न क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए ये हमें इसमें देखना है। तो यदि हम बात करें तो बच्चों के पूर्व आकलन के साथ में तुलना करना, या फिर बी है शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, सी है बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, या फिर डी है बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। तो यदि देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, तो देखिए यहाँ पर हमें बच्चों के कुछ कार्यों पर केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है, बच्चे के जो सभी पक्ष हैं उन पर हमें ध्यान केंद्रित करना होगा। तो विकल्प सी जो है ये शिक्षिका को यहाँ पर नहीं करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी या फिर डी है उमा भारती। तो यहाँ पर यदि हम जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, यानी कि कहने का मतलब है कि उस समय यहाँ पर जो लागू किया गया था, तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर हमारा जो होगा वो इसमें रहे सी, इंदिरा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, पर्यावरण किसी जीव का चारों ओर गिरे भौतिक एवं जैविक दशाओं एवं उनके साथ में अंतरक्रिया को सम्मिलित करता है। यह परिभाषा है, तो यह परिभाषा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की है या अर्नेस्ट हैकल की है, रामदेव मिश्रा की है या UNEP की है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जो परिभाषा है ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर।
आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पहलू को हमें देखना है, क्रियाकलाप संचालित करके कौशलों का विकास करना, आकलन में सफलता प्राप्त करना, या फिर विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना। और विकल्प डी की बात यहाँ पर करें तो सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के साथ में जोड़ना। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर प्राथमिक स्तर की यदि हम बात करें तो वहाँ पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू हमारा होगा सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के साथ में जोड़ना, क्योंकि इस परिवेश में ही बच्चे यहाँ पर प्राथमिक स्तर के बहुत अच्छे से पर्यावरण को समझेंगे और सीखेंगे। आगे देखिए, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन शिक्षक को चाहिए कि वह, तो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान शिक्षक को क्या चाहिए कि वह सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के अलग अलग समूह हो, या फिर उनकी आयु के अनुसार समूह बनाए जाए, या फिर केवल 2 समूह बनाए जाए और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों। और डी है यहाँ पर सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। तो देखिए यहाँ पर हम जो समूह बनाएं तो निश्चित क्रियाकलाप के लिए हम समूह बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा क्रियाकलाप इस प्रकार का होना चाहिए, हमारा समूह इस प्रकार का होना चाहिए कि उसमें हर बच्चा भाग ले सके, हर बच्चे की यहाँ पर सक्रियता हो, हर बच्चा सहभागी यहाँ पर रहे। तो हर बच्चे यानी कि सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करे, इस प्रकार के समूह शिक्षक को यहाँ पर बनाने चाहिए। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आता है, एक नव नियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। क्या पहली प्राथमिकता यहाँ पर रहेगी? कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, या फिर शिक्षार्थियों के लिए पाठ अनुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना। सी है शिक्षार्थियों को समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। और डी है पहले से पाठ योजना तैयार करना। तो देखिए यहाँ पर शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना, ये यहाँ पर पहली प्राथमिकता होगी, विकल्प सी। आगे देखिए, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई, पुणे, हैदराबाद, या फिर डी है कोलकाता। तो बात करें भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BCI के मुख्यालय की, तो ये यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न आता है, इयास के नाम से किसका बच्चा जाना जाता है? तो देखिए इयास के नाम से यहाँ पर बाज है, घोड़ा है, और इसी के साथ में कंगारू है, और डी यहाँ पर कुत्ता है। तो इयास के नाम से यहाँ पर जो कंगारू होता है उसके बच्चे को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जो चल भी सकता है और उड़ता भी है? तो यहाँ पर मेंढक है, कॉकरोच है, कंगारू है, बंदर है। तो यदि हम बात करें यहाँ पर उस जीव की जो चल भी सकता है, उड़ भी सकता है, तो वो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉकरोच। चलिए आगे देखें, जरायुज का उदाहरण है, तो जरायुज का उदाहरण यहाँ पर कौन सा है? मनुष्य है, कुत्ता है, या फिर आगे विकल्प को देखें तो यहाँ पर है गाय, और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि जरायुज का मतलब होगा जो बच्चों को जन्म देने वाले होते हैं, वो बच्चे का मतलब पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देने वाले जो भी हो, है ना, तो वो स्तनी होते हैं। तो यहाँ पर मनुष्य की बात करें, कुत्ते की बात करें और गाय की बात करें, तो यहाँ पर सभी उपरोक्त सभी यहाँ पर हमारा इसमें उत्तर होगा। कलिका के द्वारा प्रजनन का कार्य करते हैं गुलाब, आलू, गुड़हल, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो कलिका के द्वारा प्रजनन जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी, आलू के अंदर, है ना, क्योंकि आलू जो होता है वो हमारे घर में भी हम देखते हैं कि धीरे धीरे जब वो थोड़ा लंबे समय पे हो जाता है, उसका अंतराल जो होता है उगने का, वो समय अंतराल जब आ जाता है तो उसके अंदर हम देखते हैं कि उसमें छोटी छोटी कलिकाएँ, आँखें जो होती है, अक्षी होती हैं, वहाँ से कलिकाएँ उसमें निकलने लगती है, और हम उसको टुकड़े करके काट के अलग अलग उनको लगा देते हैं, जिनसे एक प्रत्येक से एक पौधा जो है वो बन जाता है। तो ऑप्शन बी होगा इसमें उत्तर। आगे देखिए, छिपकली में श्वसन अंग है, तो छिपकली का श्वसन अंग कौन सा होता है? त्वचा, फेफड़े, वातक, या फिर है अगला विकल्प यहाँ पर गील। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फेफड़े। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है,
जीव के आश्रय को प्रभावित करने वाला कारक है। तो जीव के आश्रय को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? जगह की भौगोलिक स्थिति, जगह की जलवायु, उपलब्ध वस्तुएं और डी है उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल यहाँ पर जीव के आश्रय को, यानी कि जीव जहाँ पर रहता है वो उसका आश्रय स्थल है और उसे प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होगा? तो निश्चित रूप से सभी चीज़ें जो होंगी वो उसके आश्रय स्थल को प्रभावित कर सकती है। जहाँ पर उसकी भौगोलिक स्थिति जिस प्रकार की होगी उसका आश्रय स्थल भी इस प्रकार का होगा। जैसे हम देखते हैं कि जो कुछ पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर घरों की बनावट अलग होती है, बर्फीले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर घरों की बनावट अलग होती है, मैदानी क्षेत्रों में अलग होती है। तो हम इसी से समझ सकते हैं, इसी का उदाहरण हमारे दिमाग में ला सकते हैं। वहाँ पर जो उपलब्ध वस्तु होंगी, जलवायु होंगी, बिल्कुल उसी के हिसाब से जीव का आश्रय स्थल जो होगा वो प्रभावित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन हमारे प्रिंट हो गया है तो उसके बदले में हम एक और क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवाएंगे। क्वेश्चन आता है, लाइकेन किसका प्राकृतिक सूचक है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या फिर वायु प्रदूषण और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो जो लाइकेन होता है ये किसका प्राकृतिक सूचक होता है? तो ये यहाँ पर जो सूचक होता है वायु प्रदूषण का सूचक होता है। सी विकल्प होगा इसमें यहाँ पर सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, बालकों के दूध के दांत होते हैं या दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो यदि हम बात करें बालकों में दूध के दांत की 12, 14, 16 या फिर 20, तो यहाँ पर बालक के अंदर दूध के दांत की संख्या जो होती है वो होती है 20 और वयस्क अवस्था में दांतों की संख्या होती है 32 और ये प्रश्न बाल विकास में भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करते हैं, 2 से 4 घंटे निम्नलिखित में से कौन सोता है? कहने का मतलब है कौन सा जीव यहाँ पर सिर्फ 4 घंटे तक आराम करता है, यानी किसकी नींद सिर्फ 4 घंटे की होती है? सलाथ है, गधा है, हाथी है, जिराफ है। तो यहाँ पर हाथी जो होगा वो इसमें हमारा। अब हम एक और प्रश्न ले लेते हैं क्योंकि एक प्रश्न जो था हमारा मिसप्रिंट हो गया था, तो उसके बदले में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, जैव निम्नीकरण कचरे का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है जो जैव निम्नीकरण कचरा नहीं होगा उसे हमें देखना है। अंडे का छिलका है, कागज़ है, पत्तियाँ हैं, कांच के टुकड़े हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर इसमें हो जाएगा कांच के टुकड़े। भी हाँ, कांच के जो टुकड़े होते हैं ये निश्चित रूप से जैव निम्नीकरण के उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।